नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ईश्वर की कृपा से आप कुशल से होंगे। दोस्तों, आज हम एक नया सफ़र अपने जीवन का चालू करने जा रहे हैं और आप और हम एलईडी एलसीडी के कॉन्सेप्ट में हिस्सेदार बन रहे हैं। तो ये मौका दिया है हमें राज एलईडी एलसीडी ग्रुप ने, जो हमारा सौभाग्य है कि देश विदेश से लोग एकत्रित होकर एक प्लेटफॉर्म पर हम सब एक साथ काम करेंगे। आज हमारा पहला दिन है, तो पहले दिन के अनुपात में हम सबसे पहले जो वादा करते आए हैं आप लोगों से कि 220 वोल्ट एसी से लेकर पैनल डिस्प्ले तक पूरा वर्किंग प्रिंसिपल हम एलईडी एलसीडी का समझाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा हमारा संपूर्ण एलईडी है। ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा पैनल है, ये हमारा रेपर है, ये हमारी बैकलाइट है और ये मदरबोर्ड है। तो एलईडी एलसीडी का कॉन्सेप्ट कोई इतना बड़ा नहीं है दोस्तों, जितना बड़ा कि आप लोगों ने मान लिया है, आप लोगों को बताया गया है। आप सभी लोग कारीगर हैं, मैकेनिक हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देकर जो हम आपको बताएं उसको आप भली भांति पढ़ें, देखें, समझें और उस काम को पूरा करें, तो एलईडी एलसीडी बहुत ही आसान आपको नज़र आएगी। क्योंकि दोस्तों, जब मेरे साथ सबसे पहले मैंने जब एलईडी एलसीडी खोली और तो देखा उसमें, तो जो आप सोचते हैं वही मुझे सोचने को मिला। लेकिन हिम्मत करके, और आज 8 साल हैं, मैं कभी भी मैंने मुड़कर नहीं देखा दोस्तों। क्यों कि आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आपने ये तय कर लिया कि मैं ये करूँगा तो आप 100% करेंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकता तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। मैं क्या, ब्रह्मा जी भी उतर के आ जाएं तब भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, करना आपको है ना, मुझे थोड़ी करना है। तो इसलिए आपने हमको पैसा दिया है और हमारा ये वादा है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट आपने पूरा देख लिया, और मैं कितने बार देखने का वादा करता हूँ आपसे, मात्र मेरे कॉन्सेप्ट को आप 3 बार देख लें अपनी लाइफ में। मेरे वीडियो को, मेरी सेशन को आप 3 बार देखें बस। इसके बाद आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं लगेगी। क्यों कि आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। करना आपको है, हमारा काम तो दोस्तों बताने का है। तो एलईडी एलसीडी में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक बहुत बड़े बड़े सर्किटों को ट्रेस किया है। हाँ, एलईडी एलसीडी एक समझने की बात है और उसको समझाने का ही पेमेंट आपने हमको दिया है। तो आप बेफिक्र रहें, आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दें कि मैं एलईडी एलसीडी में सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा। सिर्फ दिमाग में एक ही बात रखें, हाँ मुझे कामयाब होना है और मैं एलईडी एलसीडी का काम सीखूंगा। बस इतने में आप कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये पूरा इसका अंदर का स्ट्रक्चर हमने बताया आपको। आगे चलते हैं हम। आज हमारा वास्ता है 220 वोल्ट एसी कहाँ इन होते हैं, वहाँ से लेकर और पूरा पैनल डिस्प्ले तक का प्रोग्राम हमें आपको बताना है, सिखाना है, समझाना है। तो आइए चलते हैं आगे हम। देखिए दोस्तों, ये हमारी एलईडी एलसीडी का पूरा प्रोग्राम हमने ओपन करके आपको दिखाया है। ये रहा इसका पैनल, ये रहा इसका मदरबोर्ड, ये रहा इसका साउंड सेक्शन और ये रहा बैकलाइट
ड्राइवर और ये रही बैक लाइट। कितना छोटा सा सिस्टम है। आप कहेंगे कि वाकई में कमाल हो गया। क्यों कि हम जो भी बताएंगे आपको इतने सरल तरीके से बताएंगे। हम कोई इंजीनियर नहीं हैं और ना ही इंजीनियरिंग की भाषा आप समझ पाएंगे और ना ही आप काम कर पाएंगे। हम तो एक टेक्नीशियन हैं और प्रैक्टिकल शुदा आदमी हैं, और जो प्रैक्टिकल शुदा आदमी होता है ना वही आपको कामयाबी दिला सकता है। जिसके ना फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। कहते हैं ना अपने बूढ़े बुजुर्ग लोग कि जिसके पाँव में बिमाई फटती है उसका दर्द वही जानता है, दूसरा आदमी थोड़ी जानता है। तो दोस्तों हमें आप सबके दर्द का पता है, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट चालू किया है। इसमें बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको हाईलाइट करके, अरे भैया मदरबोर्ड का काम बहुत कठिन है, सप्लाई का काम बहुत कठिन है, पैनल तो, अरे वो तो पैनल तो सुधरता ही नहीं है, और पैनल का तो हमें अलग से प्रोग्राम लेना पड़ेगी। मैं उन बुद्धिजीवियों से ये कहता हूँ कि ये भी तो इंसान ने ही बनाया है और हम भी तो इंसान हैं। आखिर उनमें और हमने फ़र्क क्या है? फ़र्क है तो इतना सा है कि उसने बना दिया, हम समझ लेंगे। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे दोस्तों अगर हम जाते हैं तो 220 वोल्ट सप्लाई में इन होते हैं, सप्लाई अपना काम करती है और यहाँ से 12 वोल्ट निकालती है। ये 12 वोल्ट हमारे यहाँ मदरबोर्ड में जाते हैं। ये 17 से 24 इंच का सेट का बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ से 220 वोल्ट इन हुए, 12 वोल्ट आउट होंगे, 12 वोल्ट हमारे मदरबोर्ड को जाएंगे। मदरबोर्ड हमें BL ऑन सिग्नल देगा और BL सिग्नल मिलते ही ये हमारा बैक लाइट ऑन हो जाएगा। अब जो 12 वोल्ट हमारे आए वह 12 वोल्ट हमारे सर्किट में 5 वोल्ट बन के जाएंगे, फिर 3.3 वोल्ट होंगे, फिर 1.2 वोल्ट होंगे, फिर 1.8 वोल्ट होंगे और हमारा मदरबोर्ड चालू हो जाएगा। हमारे ये साउंड सिस्टम काम करने लग जाएगा। साथ में ही LVDS द्वारा हमारे पैनल को सिग्नल मिल जाएंगे और साथ में मिल जाएगी BCC, यानी BCC का मतलब जो पैनल को चलाने का करंट रहता है वह आपको मिल जाएगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आप ये कहेंगे हमसे कि सर ये तो आपने 14 इंच से लेकर 24 इंच तक का बता दिया, हमारे पास तो अब बड़ा बड़ा आएगा। तो दोस्तों बड़े में भी कुछ नहीं है, आइए देखते हैं हम। ये देखिए क्या परिवर्तन आया बड़े और छोटे में। बड़े और छोटे में सिर्फ ये परिवर्तन आया कि ये पावर सप्लाई बड़ी हो गई और बैक लाइट इन्वर्टर अलग से लग गया, यही बड़ा हुआ। इसके अलावा और कोई बड़ा नहीं हुआ। पैनल की जगह काम करेगा, उसके अंदर घुस के कोई काम नहीं कर सकता। पैनल की जगह रहेगा, मदरबोर्ड की जगह रहेगा। ये 32 इंच से और 60 इंच तक का मदरबोर्ड आप इंस्टॉल इसको U5611 को आप कर सकते हैं। सप्लाई का और बैक लाइट का परिवर्तन हमें साइज में दिलवाता है। अगर हमें 32 इंच का मिला सप्लाई बैक लाइट अलग हो जाएगी, 40 इंच का मिला सप्लाई थोड़ी हाई हो जाएगी, बैक लाइट में दो चार पट्टी और बढ़ जाएंगी। 50 इंच का हुआ और हाई हो जाएगी, बैक लाइट हाई, ड्राइवर हाई हो जाएगा और करीबन 4-5 पट्टियाँ और बढ़ जाएंगी। यही अंतर पड़ेगा। हमारा बोर्ड का जो सीक्वेंस है वह वही रहेगा। आप समझे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके अंदर का जो भी डर है मैं उसको भगाना चाहता हूँ, और वो डर मैं कोई बातों में नहीं, मैं आपको हकीकत दिखाकर। देखें दोस्तों, 14 इंच से 24 इंच तक की LED में आपको ये फंक्शन मिलेगा, एक सप्लाई मिलेगी, उसी में ही उसका ड्राइवर रहेगा। ये बैक लाइट पट्टी दिखेंगी, 2 दिख जाए 3 दिख जाए, ये 14 से 24 का काम रहेगा। साथ में ये मदरबोर्ड लग रहा है 24 इंच का, हमारा ये 14 से 24 का हमारा कोई भी साइज का ये पैनल होता है। ये साउंड सिस्टम स्पीकर होते हैं। इसी तरह 14 से 65 तक सिर्फ क्या अंतर पड़ेगा, पैनल बड़ा हो जाएगा। वो हमारी कोई वो नहीं है जवाबदारी, पैनल कंपनी के ऊपर है और उस ग्राहक के ऊपर है। सप्लाई बड़ी हो जाएगी और
इन्वर्टर अलग से हो जाएगा और यहाँ ज़्यादा पट्टियाँ नज़र आपको आने लग जाएंगी। तो ये तो सिस्टम की मांग है। बाकी जो 17 में है वही 65 में है। वही मदरबोर्ड मिलेगा आपको, वही मदरबोर्ड तो होगा, पैनल होगा, सप्लाई होगी, बैकलाइट ड्राइवर होगा, बैकलाइट स्ट्रिप होगी। ये अपनी अपनी कंपनियों की साइज से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मदरबोर्ड का नाम आया तो मदरबोर्ड कोई सा भी हो, मदरबोर्ड चाहे आपको कॉम्बो मदरबोर्ड मिल जाए, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा कॉम्बो मदरबोर्ड है। इसमें ये 220 वोल्ट इन हुए, ये पूरी सप्लाई का इसका EMI सर्किट आया यहाँ तक, और इसका ये स्विचिंग सर्किट, साथ में ये हमारा इसका फीडबैक सिस्टम, और हमारा यहाँ आउट हो गया 12 वोल्ट, और ये हमारा मदरबोर्ड चल रहा है, ये हमारा बैकलाइट सिस्टम हो गया। यानी सब बोगी वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये हमारा 32 से 40 इंच तक का लग जाता है, और ये हमारा 24 से 32 इंच तक, 28 इंच तक आप इस सेट को, इस सर्किट को हम लगा सकते हैं। मेरा इन सर्किटों को बताने का मतलब क्या है, आप समझे उस बात को? उसका मतलब ये है कि आपको इस झंझट में नहीं पड़ना आज के बाद कि सैमसंग, सोनी, फलाना ढिकाना, कोई मतलब नहीं। क्यों कि ये सब आपको और ग्राहकों को उल्लू बनाने का काम है। अंदर सबके वो ये पावर सप्लाई आपकी कोई सी भी हो, चाहे 17 इंच की पावर सप्लाई हो, चाहे 65 इंच तक की सप्लाई हो, स्टार्ट होने का सीक्वेंस सबका एक जैसा रहता है। ये आप दिमाग में अपने में बात फिट कर लें। और उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं ज़रूरी, वो कंपोनेंट्स सभी के एक जैसे होते हैं, वैल्यू अपनी अपनी अलग हो जाएगी। जैसे 24 इंच में जो कैपेसिटर लग रहा है वह कैपेसिटर तो रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो मॉसफेट है, मॉसफेट तो वो उसकी जगह भी रहेगा, जगह वही रहेगी, लेकिन उसके एम्पियर बढ़ जाएंगे, उसके वाट बढ़ जाएंगे। इसी तरह सभी का सीक्वेंस एक होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कि पावर सप्लाई में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं, उनके विषय में हम थोड़ा जान लें, समझ लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जैसे ही 220 वोल्ट इन होंगे, हमें एक NTC नज़र आएगी। ये इस टाइप की एक NTC नज़र होगी, और एक फ्यूज नज़र आएगा। इनकी शक्लें कुछ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन NTC रहेगी, फ्यूज ही रहेगा। कोई इनमें पहचानने में कोई दिक्कत है? अब इनकी कमियां बताते हैं। अगर लाइट तेज आ गई तो फ्यूज उड़ जाएगा। अगर NTC पर लोड पड़ा तो NTC बर्न हो जाएगी। हम इनकी कंटिन्यूटी चेक करके और इनको रिप्लेस कर सकते हैं। आगे चलें दोस्तों। VDR ये बहुत खतरनाक प्राणी है, और ये मान लीजिए कि जिस तरह हम बड़े बड़े शोरूमों में, बैंकों में बॉडीगार्ड देखते हैं ना, कि एक बॉडीगार्ड बैठा है और हमारे आने जाने से उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन आपने सिस्टम से छेड़खानी की और इसका काम चालू। इसी तरह मैं इसको बॉडीगार्ड बोलता हूँ। इसका काम क्या है कि 220 वोल्ट से लेकर और 265 तक, 70 तक वोल्ट आए, ये अपना कोई भी हरकत नहीं देगा। इससे अधिक जैसे वोल्ट आएंगे ये हीट होने लग जाएगा, और इससे और अधिक वोल्ट आए तो ये कभी भी ओपन नहीं होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। और जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा फ्यूज बर्न हो जाएगा या NTC बर्न हो जाएगी, और आगे जाने से बड़े जो वोल्ट हैं उसे आगे जाने से ये रोक देगा। कभी भी ये आपको ओपन नहीं होगा। ये इसकी कार्य प्रणाली है अंदर की, ये ओपन नहीं होगा। ये क्या होगा? बर्न होगा तो हमेशा शॉर्ट होगा, शॉर्ट।
और फ्यूज उड़ जाएगा और हमारे आगे का सर्किट बच जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, ये दो कैपेसिटर, ये हमारा एसी फिल्टर कैपेसिटर है जो हमें अशुद्ध एसी जब आ जाती है तो उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद ये रेजिस्टेंस मिलेगी। ये रेजिस्टेंस, क्योंकि आप फिल्टर का मतलब होता है कि ये चार्ज होगा। अब लाइट चली गई तब ये रेजिस्टेंस काम करेगी, इसको डिस्चार्ज कर देगी। आगे चलिए दोस्तों, लाइन फिल्टर कॉइल, ये आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि पूरे सर्किट को अगर हम ट्रेस करें तो जो अभी तक मैं बताता आया कि 220 वोल्ट इन हुए, ये हमारा एनटीसी रहा, ये हमारा वीडीआर रहा, ये हमारा कैपेसिटर रहा, ये हमारा लाइन फिल्टर जिसकी हम बात करने आए, ये हमारा लाइन फिल्टर है। अब ये लाइन फिल्टर का काम क्या है कि ये शुद्ध एसी अशुद्ध एसी लेके ये शुद्ध एसी हमको देता है। अगर इसका काम कोई और नहीं है, सिर्फ जो अशुद्ध एसी आती है उसको शुद्ध करना है। अगर हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, जैसा कि आपने टीवियों में देखा होगा कि टीवी में जाली आती थी, हम इसको बदल देते थे, जालियां ख़त्म हो जाएगी, हम अर्थिंग जैसी जाली आती थी। तो वही काम इसका है, ये अशुद्ध एसी को शुद्ध एसी करता है। और अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ये इसको पास नहीं करेगा, करंट को पास नहीं करेगा। इसकी चेकिंग हम कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं। डायोड, ये ब्रिज रेक्टिफायर के विषय में तो आप जानते होंगे। एसी हम यहाँ देंगे और हमें प्लस माइनस पर डीसी प्राप्त होगी। इसके बाद जो हमारा फिल्टर कंडेंसर होता है 450 वोल्ट 100 यूएफ, ये 50 वोल्ट, जैसे हमें 220 वोल्ट एसी मिले तो ये जो बढ़ाएगा नहीं, ये क्या करेगा 220 डीसी हमें देगा। कैपेसिटर लगा देंगे तो 50 वोल्ट ये स्टोर करेगा, 250 वोल्ट हमें 270 वोल्ट हमें ये कैपेसिटर दे देगा। इसके ख़राब होने पर शॉर्ट सर्किट होगा। इसको हम चेक करेंगे डायोड की तरह और इसको रिप्लेस कर देंगे। इसको ख़राब होने पर जितनी डीसी बनेगी, एसी आएगी, उतनी डीसी अगर बनती है तो ये ख़राब है, इसको हम वापस रिप्लेस करके और बढ़े हुए वोल्ट हम प्राप्त कर लेंगे। आगे चलिए दोस्तों, एसएम ट्रांसफार्मर। एसएम ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में हमेशा 2 वाइंडिंग आपको देखने को मिलेंगी। प्राइमरी में 2 वाइंडिंग हमको देखने को मिलेंगी, जो 250 वोल्ट से 330 वोल्ट हमें प्राइमरी में देखने को यहाँ से इन होगा, इससे आउट होगा और हमारे ड्रेन पर जाएगा। सेकंड वाइंडिंग जो होती है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, जिससे हमारा PWMIC कंटिन्यूस चलता है। आगे इसके विषय में हम पूरा समझाएंगे, ये हम आपकी इसकी कार्यप्रणाली बता रहे हैं। और आउटपुट में हमें जो है 2 सर्किट मिल सकते हैं, सिंगल सर्किट मिल सकता है। अभी तक तो हम 3 सर्किट देखते आए, जैसे कि कलर टीवी में हमें 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 24 वोल्ट और 110 वोल्ट 4 सप्लाइयाँ देखने को मिलती थी। यहाँ आवश्यकता अनुसार 1 सप्लाई भी हो सकती है, आउटपुट में 2 भी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। मोसफेट, जिसके ड्रेन पर यहाँ 300 वोल्ट 270 वोल्ट आएंगे, सोर्स ग्राउंड होगा और गेट इसका PWMIC जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन का काम करती है। PWMIC इसकी स्विचिंग क्रिया करेगी। इनका काम ही स्विचिंग क्रिया करना और करवाना होता है। आउटपुट में हमें ये डायोड देखने को मिलेंगे, इसका सिंबल ऐसा होता है, डायोड ऐसा होता है, और एक कैपेसिटर देखने को हमें मिलेगा। साथ में हमें देखने को मिलेगा एक फीडबैक सिस्टम, जो हमारा PC 817 और TL 431
एक वेरिएबल जीरो डायोड के द्वारा हमें देखने को मिलेगा और साथ में मिलेगा हमें रेफरेंस वोल्टेज। जब रेफरेंस वोल्टेज हमारे TL 431 के रेफरेंस पॉइंट पे आएगा, 2 नंबर ग्राउंड होगी और कलेक्टर से जब नेगेटिव वोल्ट होंगे और पिन नंबर 2 पर जाएंगे और पिन नंबर 1 पर पॉजिटिव वोल्ट आएगा तो यहाँ क्रिया चालू हो जाएगी, उससे ये फीडबैक बनेगा और आईसी को पता लगेगा। आगे बताएंगे हम आपको। ये हमारा फीडबैक सिस्टम है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हुई हमारी बात सप्लाई की कि सप्लाई में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उनके ख़राब होने से क्या क्या होता है। आइए हम अब उन पार्ट्सों को जोड़कर एक सर्किट बनाते हैं और उस सर्किट से हम EMI सर्किट कहते हैं उसे। और EMI सर्किट को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे भी 220 वोल्ट हमारे यहाँ से इन होंगे, हमें देखने को मिलेगा एक NTC, ये आपका NTC रहा। एक मिलेगा हमें BDR, ये रहा। एक फ्यूज मिलेगा दोस्तों, ये फ्यूज रहा। ये 3 सामान देख। एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा और एक मिलेगा हमें लाइन फिल्टर। और लाइन फिल्टर के बाद क्या मिलेगा हमको? डायोड, ये डायोड। तो इन सामान के विषय में आज हम समझते हैं और EMI सर्किट को हम कंप्लीट करते हैं। तो हमने देखा 220 वोल्ट इन हुए, एक NTC मिली। NTC को हम कंटिन्यूटी से चेक कर लेंगे। करंट हमारा यहाँ है AC और यहाँ 2 AC चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फ्यूज अगर ख़राब है तो इसको रिप्लेस कर देंगे, NTC ख़राब है तो इसको रिप्लेस कर देंगे। हमारा करंट हम यहाँ चेक करेंगे 220 वोल्ट AC क्या सही है, यहाँ चेक करेंगे यहाँ सही है। लाइन फिल्टर पर चेक करेंगे सही है। अब हम लाइन फिल्टर के आउट पर चेक करेंगे और डायोड के AC पर हम चेक करेंगे कि जो हमको 220 वोल्ट AC, जो भी AC हमको यहाँ मिल रहा था वो AC यहाँ मिल रहा है कि नहीं। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं हम कि यहाँ से हमारा 220 वोल्ट इन हुआ, ये हमारा NTC लगा, ये VDR लग रहा है, ये कैपेसिटर लग रहा है, ये फ्यूज लग रहा है और ये हमारा लाइन फिल्टर लग रहा है। और हमारे यहाँ में देखेंगे हम तो हमें यहाँ 220 वोल्ट AC हमें यहाँ प्राप्त होंगे। जो यहाँ होंगे वही वोल्ट हमें यहाँ होंगे। अब ये DC बनाएगा तो आउटपुट में हमें उतने ही वोल्ट देखने को मिलेंगे जितना हमारा AC होगा। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। हमें शुद्ध माइनस प्लस में, क्योंकि AC में हम माइनस प्लस देख नहीं सकते, AC वोल्ट होता है वो तो किधर भी पलट देते हैं। अब हमें एक माइनस और एक प्लस DC वोल्ट हमें यहाँ 220 वोल्ट प्राप्त हो गए। यह हुआ हमारा EMI सर्किट। इसको ट्रेस करने में कोई शंका है क्या आपको? क्यों कि फ्यूज को चेक कर लेंगे, NTC को चेक कर लेंगे। ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल है। तो यहाँ हम वोल्टेज जब चेक करेंगे लाइन फिल्टर पर तो हमें यह प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा हमारा फ्यूज या NTC बर्न है। उसको चेक कर दिया, यहाँ तक आ गए। आउटपुट में हम देखेंगे, अगर आउटपुट नहीं मिलता है तो लाइन फिल्टर को बदल देंगे और जब लाइन फिल्टर को बदल देंगे तो जहाँ हमको AC मिला, अगर AC आउट नहीं कर रहा है या शॉर्ट बता रहा है तो हम इसको रिप्लेस करके और हम यहाँ DC प्राप्त कर लेंगे। ये हमने हमारा शुद्ध AC से DC बना लिया। आइए अब आगे देखते हैं हम। SW सर्किट, स्विचिंग सर्किट, इसको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब हमारा जैसे ही EMI सर्किट से हमारे यहाँ माइनस प्लस पर
220 वोल्ट AC मिले थे, वही 220 वोल्ट ये ग्राउंड को ग्राउंड हो गया और EMI सर्किट यहाँ के जुड़ गया। ये हमें 450 वोल्ट कैपेसिटर लगा और हमारा 220 से 50 वोल्ट स्टोर हुए और 270 वोल्ट हमें हमारे जो ट्रांसफार्मर बोलते हैं हम देसी भाषा में, SM ट्रांसफार्मर होता है, चॉपर जो होता है, उसके एक सिरे पर चला गया। दूसरा जो इसकी वाइंडिंग निकलती है उससे 270 वोल्ट जैसे ही निकलेंगे वह 270 वोल्ट हमारे मॉसफेट पर जाएंगे, यानी मॉसफेट पर ये हमारा यहाँ आउटपुट निकला, ये कैपेसिटर लग रहा। कैपेसिटर के बाद अब यह हमारा यहाँ जिस पे SM ट्रांसफार्मर पर जाएंगे यही 300 वोल्ट 270 वोल्ट और दूसरे सिरे से मॉसफेट पर आएंगे। और मॉसफेट का एक सिरा तो हमारा 270 वोल्ट से हो गया, दूसरा सिरा जो होता है हमारा वो लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ग्राउंड होता है, तो हमारा ये लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ये ग्राउंड हो गया। अब जो हमारा गेट बचा वह गेट हमारा देख रहे हैं आप सर्किट में कि ये हमारा PWM-IC लग रहा है। इस PWM-IC से हमारा गेट कनेक्ट रहता है। तो सर्किट में जब देखेंगे तो हमारा 270 वोल्ट आ गया। 270 वोल्ट के यहाँ चेक करेंगे हम, अगर नहीं आता है तो पीछे चेक करेंगे। यहाँ आ गया 270 वोल्ट, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करेंगे हम, यहाँ आ गए, इसमें को ग्राउंड मिल गया। अब स्विचिंग करना चाहिए, स्विचिंग नहीं की तो इस PWM-IC की जो स्टार्टअप सप्लाई होती है जो 270 वोल्ट से आती है उसको चेक करेंगे। यहाँ अगर हमें ये नहीं मिलती है तो ये रेजिस्टेंस कोई सी भी ख़राब है। यहाँ हमें 50 से 60 वोल्ट देखने को मिलेंगे। और इसका काम ये नहीं है दोस्तों कि ये सप्लाई को चलाए, इसका काम है स्विचिंग स्टार्ट करना। यानी जैसे मोटरसाइकिल में हम किक देते हैं ना तो किक से इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो इसका काम वो ये किक कह लो आप इसको। ये हमारी स्टार्टअप सप्लाई इसको मिली, इसने यहाँ स्विचिंग की और स्विचिंग करने के बाद यहाँ जो ऐसी करंट बना तो अब दूसरी वाइंडिंग काम करने लग जाएगी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग काम करने लग जाएगी। एक सिरा तो ग्राउंड और दूसरे सिरे से एक रेजिस्टेंस के माध्यम से एक डायोड लगेगा, एक फिल्टर कंडेंसर लग के और इसको स्थायी सप्लाई ऑक्सिलरी सप्लाई इसको मिल जाएगी और ये PWM-IC अपना काम करने लग जाएगी। इसको पल्स देगा हमारा ग्राउंड RTCT द्वारा और ये मॉसफेट को लो हाई लो हाई लो हाई यहाँ सिग्नल मिलेंगे, पल्स माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनना चालू हो जाएगा और हमारी ज़रूरत के वोल्ट हमें यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। ये तो ही इसकी क्रिया। अब ये वोल्ट हमें कैसे पता लगेगा इस SM ट्रांसफार्मर को कि यहाँ क्या बन रहा है, कैसे पता लगेगा इस मॉसफेट को कि यहाँ कितने वोल्ट बन रहे हैं, कैसे पता लगेगा इस PWM-IC को कि मैं कितनी स्विचिंग करवा रही हूँ। तो उसके लिए एक फीडबैक सिस्टम होता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आइए फीडबैक सिस्टम देखते हैं। तो फीडबैक सिस्टम बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम का है, पूरी सप्लाई की जान है। फीडबैक सिस्टम में आप दो रेजिस्टेंस देखेंगे, एक प्लस से लगी होगी और एक ग्राउंड से लगी होगी। रेजिस्टेंस 3 भी हो सकती है, उससे कोई लेना था नहीं, लेकिन इनके बीच में से TL 431 की जो रेफरेंस पिन होती है उस पर जाते हैं। पिन नंबर 2 इसकी ग्राउंड होती है और पिन नंबर 3 जो इसका कैथोड होता है, इसे एनोड बोल दें, ये कैथोड हो गई। कैथोड से पिन नंबर 2 पर जैसे इसको पता लगेगा, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है हमारा एक जीनर डायोड लग रहा है, लाइटिंग डायोड बोलते हैं उसको। जैसे यहाँ करंट मिला और इधर से नेगेटिव पल्स इसने दी, अब ये जलने लगेगा, फोटो डायोड जलने लगेगा। जैसे ही ये करंट देगा, रोशनी देगा, यहाँ इसमें इसकी प्रक्रिया इसको हम समझाएंगे आपको डिटेल में। ऑप्टो कपलर में यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, वह ट्रांजिस्टर की बेस पर जैसे ही ये लाइट पड़ेगी ये अपना काम चालू कर देगा। यहाँ इसको सोर्सेस का एमीटर
इसका ग्राउंड होता है और इसका कलेक्टर से PWM IC को पल्स चली जाती है। ये हुई फीडबैक का काम। बहुत सरल तरीके से हमने आसान तरीके से समझाया। डायग्राम को बार बार देखिए आप और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। आइए आगे देखते हैं हम अब क्या करेंगे हम कि पूरी सप्लाई को हम एक बार अब ट्रेस करेंगे। जब हमने देखा कि हमने पूरे पार्ट्स की जानकारी ले ली, साथ में हमने EMI सर्किट ट्रेस कर लिया, स्विचिंग सर्किट ट्रेस कर लिया, फीडबैक ट्रेस कर लिया, अब हमें पूरी सप्लाई एक बार ट्रेस और करेंगे। तब ये जानेंगे हम कि आखिर सप्लाई बनती कैसे है। आइए दोस्तों देखते हैं पूरे सप्लाई का डायग्राम से। और ओपन पार्ट्स, ऐसा डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग निशान बना के बता देते हैं, वो आपके समझ में नहीं आएगा। ये हमने पार्ट्स लगा के इस डायग्राम बनाया है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मेरी लाइफ में तो मैंने कहीं नहीं देखा। ये हमने बेस नंबर जो हमारी क्लास नंबर 9 है उनके लिए विशेष डायग्राम हमने तैयार किया है, ताकि वो हमेशा ये याद रखें कि सप्लाई तो चुटकियों में हम रिपेयर कर देंगे। आइए चेक करते हैं और साथ में फॉल्ट फाइंडिंग भी देखते हैं दोस्तों इसकी, कि वो फॉल्ट फाइंडिंग कौन बताएगा। तो पूरा सर्किट हमने अभी देख लिया टुकड़ों में। अब देखते हैं हम इसको फाइनल कि सप्लाई बनती कैसे है। जैसे कि आपने ये देखा कि यहाँ से 220 वोल्ट AC इन हुए, मैं ऐसे रख लेता हूँ इसको, और फ्यूज पर गए। ये फ्यूज रहा, ये हमारा NTC रहा, ये हमारा VDR रहा, ये हमारा कैपेसिटर रहा, और यही होगी रेजिस्टेंस पीछे से होगी, और साथ में ये हमारा लाइन फिल्टर रहा, ये हमारा डायोड रहा, और ये हमारा कैपेसिटर, ये हमारा मतलब जो है चॉपर, जिसे हम SM ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और ये हमारी PWM IC रही, ये हमारा, ये आपकी PWM, और ये हमारा मॉसफेट रहा, और ये इसका फीडबैक रहा, ये ऑप्टो कपलर, ये रेजिस्टेंस, और ये TL 431, और यहाँ आउटपुट में हमें 12 वोल्ट देखने को मिले। इसी तरह आप अगर 32 से 40 इंच के सर्किट में देखेंगे तो वही मिलेगा दोस्तों। 220 वोल्ट AC इन, ये हमारा VDR, ये हमारा